व्यू 360 में। जनूबी एशिया में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर कांग्रेस में समाअत, कश्मीर पर सख्त सवालात। अफगानिस्तान में अमन के लिए अमरीकी ओहदेदार एक बार फिर मुतहर्रिक, हासिल क्या होगा? और हमारी खुसूसी सीरीज चैलेंज प्लास्टिक में आज बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को दुनिया का खतरनाक तरीन इलाका करार दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमरीकी कांग्रेस की उमूर खारजा से मुताल्लिक ज़ैली कमेटी के बाज़ अरकान ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को इंसानी हुकूक की पामालियों के लिहाज से दुनिया का खतरनाक तरीन इलाका करार दिया है। जनूबी एशिया में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर कल एक समाअत के दौरान अरकान कमेटी ने आला अमरीकी सफारतकार एलिस वेल्स से कश्मीर के मामले पर अमरीकी पॉलिसी के बारे में सख्त सवालात भी किए। तफसीलात शहनाज नफीस से। रुकनी कांग्रेस इल्हान उमर के इस सवाल के जवाब में कि अमरीकी इंतजामिया कश्मीर में हालात मामूल पर लाने के लिए क्या इकदामात कर रही है और इससे किस हद तक बाखबर है। एलिस वेल्स का कहना था कि अमरीकी हुकूमत को कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश है और वो इस मसले को भारतीय हुकूमत के साथ उठा चुकी है। हमारे इल्म में है कि वहाँ 4000 कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार हैं। कश्मीर के मसले पर भारतीय हुकूमत से बात हुई है। अमरीका कश्मीर के मसले का करीब से जायजा ले रहा है और वहाँ की सूरत हाल के पेश नज़र अमरीकी शहरियों को कश्मीर जाने से रोक दिया गया है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत शिमला मुआहदे के तहत बातचीत से इस मसले को हल करें। समाअत में बड़ी तादाद में कश्मीर कम्युनिटी के लोग भी मौजूद थे। समाअत के बाद वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए इन कश्मीरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। Secretary Wells, I think, the thing with her is that she is confined by her office, like in the sense that she can only say certain things. Makes me emotional, but मुझे एक रे ऑफ होप मिली है कि वहाँ जो सैक्रिफाइसेस हो रही हैं, दे आर नॉट गोइंग टू गो वेस्ट। मैं नहीं सहमत हूँ जो इस वक्त पॉलिसी है अमेरिका की टुवर्ड्स इंडिया एंड टुवर्ड्स कश्मीर। एक तारीखी हेयरिंग थी आज, क्योंकि बड़ी तादाद में कांग्रेसमैन जो आ गए यहाँ पर सब मुत्तफिक थे इस बात पर कि कश्मीर पर जो ज़्यादती हुई है इससे मज़ीद हालात ख़राब हो सकते हैं। अमरीकी कांग्रेस के इस समाअत में सिर्फ भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर ही नहीं बल्कि जनूब एशिया के कई हिस्सों में इंसानी हुकूक की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के सूबा सिंध में हिंदुओं, श्रीलंका में तामिल और बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों की सूरत हाल पर गौर किया गया। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। और अब चलते हैं पाकिस्तान की मगरबी सरहद की जानिब, अफगानिस्तान, जहां तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मी खलीलज़ाद एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए हैं और यूरोपीय इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा मार्क एस्पर और उनके अलावा ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की क़यादत में एक वफ़द ने हाल ही में काबुल का दौरा भी किया है। अफ़गान तालिबान का कहना है कि इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द चीन में होगा, लेकिन किसी भी अमन मुआहदे के लिए ज़रूरी है कि काबुल में एक मुस्तहकम हुकूमत मौजूद हो। जबकि हम ये देख रहे हैं कि सितंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात के नताइज तो अब तक सामने नहीं आए। पेश है नदीम याकूब की रिपोर्ट। ऐसे में जब वाशिंगटन में तमाम तर तवज्जो शाम और तुर्की के मामलात पर है, अमरीकी अवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की सरबराही में कांग्रेस के अरकान के एक वफ्द ने काबुल का दौरा किया है। ईवान नुमाइंदगान के रुकन माइक वॉल्ट्स ने, जो इस वक्त का हिस्सा नहीं थे, वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि सदारती इंतखाबात के बाद अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम बेहद जरूरी है। हमारे लिए जमहूरियत की हिमायत अहम है। मैं वहाँ जमहूरी अमल की हिमायत करता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के तमाम लीडर्स अपने ज़ाती मफादात की बजाय मुल्क के मुस्तकबिल को ज़हन में रखें। अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात के पस मंजर में ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि आया सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव के दरमियान इक़्तिदार में शराकत दारी का सिस्टम आगे चल सकेगा या नहीं। यहाँ अमूमी ख्याल ये है कि दो अफराद की क़यादत वाली हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी। मेरा ख्याल है कि यहाँ कोई भी इसे जारी रखना नहीं चाहता। मसला तब होगा अगर इंतखाबी नताइज दोनों फरीकों को पहले की तरह तकसीम कर देते हैं और नतीजा खेज साबित नहीं होते।
दूसरी जानिब अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद तालिबान के साथ मुज़ाकरात के सिलसिले को दोबारा बहाल करने की कोशिश में अपने यूरोपीय इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि अफगान हुकूमत जल्द तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करे। एक दफ़ा हम इंतखाबी मरहले से निकल जाएं और एक मुंतखब हुकूमत बन जाए तो मुसालती अमल उसकी क़यादत में होना चाहिए और अफगान फ़रीक़ैन मुसालती अमल को आगे बढ़ाने का मंसूबा अमरीका के सामने रखेंगे। तालिबान अभी तक अफगान हुकूमत से बातचीत पर रजामंद नहीं, मगर कांग्रेस के वफ्द के दौरे के पस मंजर में माइक वॉल्ट्स कहते हैं कि अफगानिस्तान के लिए पैगाम ये है कि अमरीका का मुफाद इसमें है कि वहाँ इस्तेहकाम हो और जब तक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस अपने तौर पर अमन कायम रखने के काबिल नहीं, अमरीका उनके साथ खड़ा रहेगा। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। इस हफ्ते अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी फौज के कमांडर जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर ने बताया कि पिछले एक साल के दौरान अमेरिका ने बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद अपनी फ़ौज की तादाद में खामोशी से 2000 की कमी कर दी, जिसके बाद अब वहाँ तकरीबन 12,000 अमरीकी फ़ौजी रह गए। जनरल मिलर का कहना है कि इन फ़ौजियों की तादाद 8,000 तक भी अगर आ जाती है तब भी उन्हें अपने मिशन की तकमील में कोई मुश्किल नहीं होगी। इस तब्दीली का अमन कोशिशों पर कैसा असर पड़ सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से मुंसलिक तज्ज़ियाकार जॉनी वॉल्ट से। जॉनी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन व्यू 360. So the US troops have quietly been reduced. Taliban always wanted a troop reduction anyway. So could the Taliban be getting something that they always wanted without even a peace deal? Well, I think the number of troops who've left already is pretty small and fits in the category of streamlining the presence that's already there for efficiency's sake. What really matters is whether the larger presence leaves entirely. And the Taliban would certainly be getting something that they want for free if all U.S. troops left. That doesn't appear to be what we're looking at now. I think even with a far smaller number of troops than are currently in Afghanistan, the United States would pretty well be able to prevent the Taliban from taking Kabul or otherwise winning the war. And that's what gives leverage to get peace talks started and to kind of point the Taliban toward a political settlement. Alright, so Johnny Walsh कहते हैं कि जहाँ तक अमेरिका के फ़ौजियों की तादाद में कमी की बात है तो जो 2000 की कमी की गई है ये बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ी सी ही है। और ज़्यादा बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या जो ओवरऑल जो बड़ी तादाद है अमेरिकी फ़ौजियों की जिसका इनखला तालिबान चाहते हैं, क्या वो किसी वक्त पे हो पाता है या नहीं। और उसकी तादाद में जॉनी वॉल्श कहते हैं कि किसी बड़ी तब्दीली का फ़िलहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आता और जो फ़ौजी अब मौजूद हैं वो कम अज़ कम दारुल हुकूमत को और इर्द गिर्द के इलाकों को सिक्योर करने के लिए काफ़ी हैं और वही ऐसा दबाव है जो तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला भी सकता है। So, Johnny, we saw that President Trump called off the talk saying that the Taliban were not giving up violence. And we know that they still haven't given up violence. So what do you think could be the motivation behind Ambassador Khalilzad's renewed efforts to get the peace process back on track? Well, in the first place, the purpose of peace talks is to get the other side to give up violence. I would observe that in virtually every conflict where an insurgency is fighting a government, the insurgency is the party that is reluctant to do a ceasefire early on because violence is their entire source of leverage. So I don't find it very plausible that the Taliban would agree to a ceasefire now, but I do think, and they have said, that that is the first major topic for discussion if Afghans sit down to formally negotiate with each other. And I think it's plausible that a national ceasefire, which is so important in Afghanistan, could be one of the things that comes out of intra-Afghan negotiations. And that is the whole reason it's so important to start them. Alright, so जॉनी वॉल्श कहते हैं कि तालिबान का तशद्दुद जिस तरह से हमने बात की कि सदर ट्रंप ने इस वजह से मुज़ाकरात रोक दिए थे कि उनका कहना था कि तालिबान अब भी तशद्दुद के रास्ते पर ही हैं। तो जॉनी वॉल्श कहते हैं कि तशद्दुद कम करना ही मुज़ाकरात का मकसद भी है। अब जब दोबारा अगर मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिश की जा रही है तो उसका मकसद यही है कि किसी किस्म की जंगबंदी हासिल की जाए, क्योंकि जो अस्करियत पसंद होते हैं वो कभी भी पहले जंगबंदी नहीं करना चाहते, वो अपने वायलेंस को ही लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन जो इंट्रा अफगान डायलॉग जिसकी बात हो रही है उसमें एक बहुत अहम पेशरफ्त होगी कि अगर एक नेशनल लेवल पे जंगबंदी हो जाती है। So, Johnny, President Trump had, as we know, abruptly called off those peace talks. His policy in Syria regarding the Kurds is also being strongly criticized. Is the Trump administration a reliable deal maker at this point? Well, there's been a debate in Washington since Trump called off the Afghanistan talks about whether
this meant he now, whether they were dead entirely or whether this reflected his particular negotiating style. And I think looking around at how he's conducted the Iran negotiations, the North Korea talks, it's more likely the latter, in that I think it's likely he does want to find a deal if one can be had. And in the Afghanistan case specifically, I would point to Mark Esper, the Secretary of Defense, making a pretty clear statement that the administration is still very much interested in a peace agreement, and the fact that Ambassador Khalilzad has held one meeting with the Taliban already, reportedly, and met in the last few days with all the key international players. I think there's still the chance of a deal. It just has to be a good one. And I think Trump's decision showed that the United States is not going to support just anything that the Taliban offer. ऑल राइट सो जहाँ तक इस बात का सवाल है कि क्या ट्रंप इंतज़ामिया एक रिलायबल डील मेकर है, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है, तो जॉनी वॉल्श कहते हैं कि ये बहस ज़रूर वाशिंगटन में गर्म है, और तब से गर्म है जब से अफगानिस्तान के तालिबान के साथ मुज़ाकरात सदर ट्रंप ने रोक दिए थे। तो या तो ये सदर का अंदाज़ भी हो सकता है कि वो इस तरीके से प्रेशर डाल के डील करना चाहते हैं, लेकिन जॉनी वॉल्श कहते हैं कि अमेरिका के जो वज़ीर दिफा हैं मार्क एस्पर, उन्होंने अफ़गान हुकूमत को यही यकीन दिलाया है कि वो उनके साथ हैं, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और उसके अलावा एम्बेसडर खलीलज़ाद की भी जो मुलाकात एक और हुई है तालिबान के साथ, उसका भी मकसद यही है कि एक डील हो, लेकिन हो सकता है कि सदर ट्रंप ने टॉक से जो हाथ खींचा था उसकी वजह यह हो कि वो कोई ऐसा डील नहीं करना चाहते सिर्फ जो डील की खातिर सिर्फ हो और उसमें वो चीज़ें भी हो जाएं जो तालिबान सिर्फ चाहते हैं, लेकिन ऐसा डील ना हो जिसमें अमेरिका का और अफगानिस्तान का वसीतर मफाद हो। जॉनी वॉल्श, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, वी रियली अप्रिशिएट इट। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से मुंसलिक तज्ज़ियाकार जॉनी वॉल्श हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दुनिया भर से हम खबरों के लिए आप जब चाहें आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। facebook.com/BA उर्दू के पेज पे आपको पाकिस्तान के अंदर और बाहर पेश आने वाले अहम वाक़यात की तफसील के साथ साथ दिलचस्प वीडियोज़ और इंटरव्यूज़ भी मिलेंगे। ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC में तकरीबन 400 थिंक टैंक्स या तहकीकी इदारे और उनके बाद तज्ज़ियाकार आप हमारे शो में देखते ही रहते हैं। इन थिंक टैंक्स में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ साथ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तज्ज़ियाकार और माहिरीन भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ अमरीकी पॉलिसियों को वो किस हद तक मुतासर कर सकते हैं, इस बारे में आज मालूमात लेकर आई हैं शहनाज नफीस। अमरीकी थिंक टैंक्स में ऐसे लोगों की तादाद कितनी है जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं, इसका अंदाज़ा करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। ताहम कई अमरीकी थिंक टैंक्स में आपको पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर्स या रिसर्चर्स नज़र आते हैं और इनमें बेशतर तादाद उन तज्ज़ियाकारों की है जिनकी पैदाइश अमेरिका में नहीं हुई। इन पाकिस्तानियों ने थिंक टैंक्स में काम करने को तरजीह क्यों दी? उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैं ऑलरेडी इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक से मुंसलिक था, जिन्ना इंस्टीट्यूट में। मैं उसका डायरेक्टर था, उसके बाद मैं उसका सीनियर फेलो था, और चूँकि मेरा वो शोबा ही काम और रोज़ी रोटी ही रिपोर्टें लिखने और थिंक टैंक वाले काम करने से ही थी, तो इसलिए वो एक नेचुरल यहाँ पे जगह मिल गई। मुझे पॉलिसी, वैसे भी इन जनरल मुझे पॉलिसी काम पसंद है कि हुकूमत जो है कैसी अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं और कैसे इंटरेक्ट करती है इंटरनेशनल कम्युनिटी से। तो केटो से रहने से मुझे इस बात का फ़ायदा है कि मैं देख भी सकती हूँ पॉलिसी को, और अगर चाहूँ इन्फ्लुएंस भी कर सकती हूँ इन द सेंस, ख़ास तौर पे अगर कोई पूछे साउथ एशिया के बारे में, जनूबी एशिया के बारे में, तो मैं जैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती हूँ। अगर ये थिंक टैंक्स वाकई अमरीकी पॉलिसी साजी के अमल पर असरअंदाज होते हैं तो इनमें मौजूद पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले रिसर्चर्स अपनी आबाई मुल्क के मुफादात को कहाँ तक फ़रोग़ दे सकते हैं। ग्लोबल परफॉर्मेंस और पॉलिटिक्स नामी थिंक टैंक से मुंसलिक रज़ा रोमी का कहना है कि थिंक टैंक्स में अपने मुल्क के मुफादात को फ़रोग़ देना कदरे मुश्किल है। जो पाकिस्तानी होते हैं थिंक टैंक्स में, वो एक अपनी अच्छी इन्फॉर्म्ड राय दे सकते हैं, वो यहाँ पे सोच बदल सकते हैं, और जो मुख्तलिफ पॉलिसी की डिटेल्स होती हैं उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। सहर खान कहती है कि उनको उनके काम की वजह से कभी पाकिस्तान की हामी तो कभी पाकिस्तान की मुखालिफ ख्याल किया जाता है। ताहम वो कहती हैं कि वो अपने कई रिसर्च वर्क में पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात को दस्तयाब सबूतों की बुनियाद पर गलत साबित कर चुकी हैं।
میں نے ایک پالیسی رپورٹ لکھی تھی کیٹو انسٹیٹیوٹ کے لیے، وہ ستمبر کے 2018 میں نکلی تھی. تو اس رپورٹ میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر بہت الزامات لگائے جاتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کی مدد کرتے ہیں، اور وہ یعنی کھلے عام کرتے ہیں، اور صرف کھلے عام نہیں کرتے بلکہ ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے. تو میری رپورٹ جو ہے اس بات پہ فوکس کر رہی تھی کہ پاکستان نے کوشش بھی کی ہے کہ ان دہشت گردوں کو روکا جائے. امریکہ کے اندر پاکستانی کمیونٹی میں سب سے زیادہ مقبول شعبے سیلز اینڈ ٹرانسپورٹ، انجینئرنگ، آئی ٹی اور ڈاکٹری کے ہیں. تاہم امریکی تھنک ٹینکس میں کام کرنے والے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے واشنگٹن کے کوریڈورز میں اپنے موقف اور موجودگی کا احساس دلوانے کی ضرورت اس وقت کسی بھی ملک سے زیادہ ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. اور اب ہماری خصوصی سیریز چیلنج پلاسٹک، جس میں آج ہم لے کے آئے ہیں بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک، یعنی ایسا پلاسٹک جو وقت کے ساتھ ماحول میں تحلیل ہو جاتا ہے. پاکستان میں پولیتھین کے لفافوں کی جگہ بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک کے لفافے متعارف کرانے کی کوشش تو کی جا رہی ہے. پشاور سے عمر فاروق آج بتا رہے ہیں کہ یہ منصوبہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہا. پاکستان میں محکمہ برائے ماحولیاتی تحفظ کے مطابق سالانہ تقریباً 55 ارب پولیتھین بیگ استعمال کیے جاتے ہیں. وزارت ماحولیاتی تبدیلی کا کہنا ہے کہ پلاسٹک کے لفافوں کا استعمال سالانہ 15% بڑھ رہا ہے. پولیتھین کے لفافوں کا ایک متبادل ہے ایسے پلاسٹک سے بنے لفافے جو وقت کے ساتھ مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، یعنی بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک. اس کی تیاری میں D2W نامی کیمیکل استعمال ہوتا ہے، جس کی چھوٹی سی مقدار سے پولیتھین کی عمر صدیوں سے کم ہو کر محض چند ماہ رہ جاتی ہے. 1 کلو D2W کی قیمت 800 سے 850 روپے مقرر کی گئی ہے. پشاور میں پلاسٹک بیگز بنانے والوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں D2W پر ایک کمپنی کی اجارہ داری پلاسٹک کے عام لفافوں کے خاتمے کی راہ میں ایک رکاوٹ بن رہی ہے. ایک دفعہ آپ ان سے خریداری کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم کرتے ہیں، پھر وہ 100 روپے کبھی کے جی کے پیچھے 25 روپے کبھی 30 روپے وہ بڑھا لیتے ہیں ریٹ کو بھی. ایک ہی بندے کے پاس ہے جو ہمارا رابطہ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. پاکستان میں D2W کیمیکل کی ڈسٹریبیوشن بزنس ڈائنامک پرائیویٹ لمیٹڈ نامی کمپنی کے پاس ہے. کمپنی کے عہدیدار قیمتوں میں اضافے کی تردید کرتے ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کیمیکل 800 روپے کلو پر فروخت کیا جا رہا ہے. عبدالحفیظ جیسے فیکٹری مالکان کا کہنا ہے کہ ایران اور پاکستان کے چھوٹے شہروں سے نان بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک اب بھی مارکیٹ میں آ رہا ہے، جس سے بایو ڈیگریڈیبل لفافوں کے لیے جگہ بنانا مشکل ہو رہا ہے. پشاور کی ضلعی انتظامیہ کے مطابق وہ شہر میں پلاسٹک بیگز کی پیداوار روکنے کے لیے سخت اقدامات کر رہی ہے. ہم نے فیکٹریز اور ہول سیلرز کی یونٹس کو سیل کرنا شروع کر دیا ہے. ٹریڈرز سے ہم نے مال جو ان کا پلاسٹک شاپنگ بیگز ہیں وہ اٹھانے شروع کر دیے. تو یہ ہمارے کوئرسو میجرز ہیں، اور جب تک انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی طرف سے کلیئرنس نہیں آتی کہ یس یہ یونٹ اب اس طرح کا پروڈکٹ بنائے گا، ان کی طرف سے انڈرٹیکنگ نہیں آتی، تب تک ہم ڈی سیل نہیں کرتے کارخانوں کو. پشاور کے صدر نامی علاقے میں جنرل سٹور پر کام کرنے والے طارق رحیم کہتے ہیں کہ بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک کے تھیلوں کے معیار میں بہتری کی بھی ضرورت ہے. یہ شاپ پر ہے، دیکھیے جی، یہ سستے ہے، وہ دوسرے سے سستے ہے لیکن بڑے کمزور ہے. فائدہ یہ ہوا کہ گاہک کو میں پہلے 1 دیتا تھا، اب 2 یا 3 دیتا ہوں. نقصان ہے اس میں میرا. پاکستان میں پلاسٹک کے ایک بار قابل استعمال لفافے ختم کرنے کے لیے 10 سال سے مختلف سطح پر کوششیں کی جا رہی ہے. اس وقت ملک میں ایک بار استعمال کے قابل پولیتھین بیگز بنانے کے 8000 رجسٹرڈ کارخانے ہیں، جبکہ عام پلاسٹک کے لفافوں کی یومیہ پیداوار 500 کلو گرام ہے. عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور. پلاسٹک کے عام لفافوں کا استعمال ختم کرنے کی کوششوں پر پاکستان میں پلاسٹک انڈسٹری سے منسلک افراد تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. اس پر رپورٹ آپ دیکھ سکیں گے چیلنج پلاسٹک میں کل شام. چلیں ادھر ادھر تھوڑا ادھر ہو جائے. ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، وظیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگاتے ہیں، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم. لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں.
तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। पाकिस्तान में बहुत से अफगान महाजिर बच्चे अपना दिन मेहनत मजदूरी करते गुजारते हैं, लेकिन जिनके हाथों में अमूमन कचरे की बोरी होती है, कोयटा की हलीमा ने उन्हें किताब और पेंसिल थमाने का बीड़ा उठाया और किसी की मदद का इंतजार किए बगैर अपने ही घर में एक कमरे का स्कूल खोल लिया। 4 साल से जारी उनकी इस कोशिश के बारे में मजीद देखते हैं मुर्तज़ा ज़हरी की इस रिपोर्ट में। 4 साल पहले अलीमा ने अपने इलाके के गरीब बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। छोटा ही सही, आज इनका कम्युनिटी स्कूल अपनी मदद आपके तहत कामयाबी से चल रहा है। मेरे पास औरतें जो सिलाई के लिए आती थी, मैं कपड़े सिलाई करती थी, फिर उनके साथ बच्चे आते थे, किसी के साथ 4-5 ज़्यादातर बच्चे। मैं इनको बोलती स्कूल क्यों नहीं जाते ये बच्चे, कहते यहाँ पे कोई बॉयज़ का स्कूल तो है नहीं, तो हम कहाँ भेजें। फिर मैंने कुछ बच्चों से शुरू किया, घर में जैसे ट्यूशन टाइप मैंने स्टार्ट किया। कोयटा के मशरकी बाईपास पर कायम इस कम्युनिटी स्कूल में 120 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इनमें तकरीबन 100 बच्चे अफगान पनाह गुज़ीन हैं, जो इससे पहले या तो कचरा चुनते थे या कहीं काम करते थे। ऐसा ही एक बच्चा अब्दुल्ला, जो पहले दर्जी की दुकान में काम करता था, लेकिन अब साथ कम्युनिटी स्कूल में पढ़ भी रहा है। सुबह जब आता है नाजरा पढ़ता है कुरान पाक, उसके बाद फिर काम लिखता है, फिर इधर वो पढ़ता है इंग्लिश का काम पढ़ता है। मैं अपना भाई का दुकान जाता हूँ, अपना भाई उधर ही दर्जी का काम करता हूँ। 8 बजे छुट्टी होता है, घर हम आता है, उधर ही अपना होमवर्क करता हूँ, स्कूल का काम याद करता हूँ। कम्युनिटी स्कूल में बच्चों को बैग और किताबों की फराहमी के लिए हर माह मोहल्ले में चंदा जमा किया जाता है। हलीमा की कोशिश है कि वो इन बच्चों को स्कूल का माहौल दे सके। अभी भी ये स्कूल का माहौल यानी थोड़ा बहुत है, मगर जैसे मैं हूँ मैं इससे यानी वो नहीं हूँ, मुतमईन नहीं हूँ कि ये स्कूल, अभी मैं इनको ब्रेक नहीं दे सकती हूँ, मैं इनको कोई एक्टिविटी नहीं करा सकती हूँ। हलीमा इन बच्चों के लिए बाकायदा स्कूल की इमारत और दीगर सहूलतों के लिए हुकूमती दरवाजे भी खटखटाती रहती हैं। वो पुरउम्मीद हैं कि इस स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों का मुस्तकबिल जरूर रोशन होगा। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, कोयटा। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो पढ़ने वालों को जहन पे बहुत भारी महसूस होती हैं, लेकिन गुलकारा रियाना ने अपनी सवाने हयात शाया की है जो उठाने में ही काफ़ी भारी है, तकरीबन 7 किलोग्राम वजनी। 504 सफ़ात पर मुश्तमिल इस नई किताब में 1000 से ज़्यादा तस्वीर हैं, जिनमें फैंस रियाना के बचपन से लेकर एक कामयाब फनकारा बनने तक का सफ़र देख सकते हैं और ऐसे बहुत से लम्हात भी जो रियाना की ज़ाती ज़िंदगी पर रोशनी डालते हैं। ये किताब मुरतब करने में उन्हें 5 साल लगे और रियाना फाइनल प्रोडक्ट से काफ़ी खुश हैं। मैं बेहद खुश हूँ। मैं इस पर बहुत अरसे से काम कर रही थी। इसने बहुत भारी तो होना था। मैं तो इसे उठाने वालों पर, खरीदने वालों पर रहम कर रही थी, लेकिन आप फैंस की खातिर अपनी बहुत सी यादें शामिल करना चाहते हैं। रियाना कहती कि जैसे जैसे उनकी कामयाबियां बढ़ती गई, उनकी किताब का साइज और वजन भी बढ़ता गया। इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का व्यू 360। facebook.com/BA उर्दू के पेज पे आइए, जहां आपको ताज़ा तरीन खबरें और बहुत सी दिलचस्प वीडियोज़ और इंटरव्यूज़ मिलेंगे। इसके अलावा ट्विटर पे हमारा हैंडल है @UrduVOA और इंस्टाग्राम पे आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोज़ और तस्वीर के लिए। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।